हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियर्स को ही नहीं पता होता है कि कितने तरह के सिविल इंजीनियर्स होते हैं। तो दोस्तों, बड़ी काम की वीडियो है, एंड तक देखना। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें समझा सकूं, सिखा सकूं, जो मैंने खुद ने प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद में सीखी हैं, जानी हैं। और एक बीटेक एमटेक स्टूडेंट को नहीं पता होता है। वो एक अलग ही दायरे में जी रहा होता है और उसको बहुत क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई किस तरीके से जो है कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, और वो उसमें जो है बहुत सारे तरीके के वैरायटी के सिविल इंजीनियर्स का रोल होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में जो है, सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है। उसमें जो है उसके कई सारे, अगर हम देखें तो टुकड़े करने पड़ते हैं, मतलब उसको कई पार्ट्स में बांटना पड़ता है, तब जाकर के क्या है, एक पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो पाता है। वो कैसे? अब देखो, क्या है, एक बहुत प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी कॉस्ट जो है कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 10-10 हज़ार करोड़ के होते हैं। बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग वेराइटी के होते हैं। ठीक है। आपने ये तो, आप अगर बीटेक कर रहे होंगे या एमटेक कर रहे होंगे तो अब तक में आपको ये सब क्लियर होगा कि भाई बीटेक के बाद में एमटेक में वैसे एक क्लासिफिकेशन तो होता ही है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, अलग सिविल इंजीनियरिंग की कई सारी सब स्ट्रीम्स हो जाती हैं। जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग होती है, एनवायरमेंटल होती है। ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है। कुछ लोग सर्वे में भी करते हैं, आजकल कहीं कहीं पे होता होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक फील्ड होती है। तो इस तरीके से जो है सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी ये जो है ना, जो सब कैटेगरी बनी है, इसमें कई तरीके के अलग अलग इंजीनियर्स उभर के आते हैं। ये सब सिविल इंजीनियर्स हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से कैटेगराइजेशन, जब कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई कंसल्टेंसी कंपनी होती है, तो वहाँ पे एक अलग तरीके से होता है, और फील्ड पे जो वर्क कर रहे होते हैं इंजीनियर्स, उनका अलग ही कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है। अभी देखो, जब आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, देखोगे किसी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एज अ सिविल इंजीनियर नहीं लिखा रहता है कि भाई हम सिविल इंजीनियर हायर कर रहे हैं। वहाँ या तो लिखा होता है कि भाई हम प्लानिंग इंजीनियर हायर कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर कर रहे हैं, हम जियो टेक्निकल इंजीनियर हायर कर रहे हैं, या जियो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर कर रहे हैं। जिसको जियो टेक्निकल की भी नॉलेज है, स्ट्रक्चर की भी नॉलेज है, ऐसा इंजीनियर हायर कर रहे हैं। और आगे लिखा होगा 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस। और या फिर है ना, वो लिखेंगे कि भाई हम हाईवे इंजीनियर हायर कर रहे हैं, या हम ब्रिज इंजीनियर हायर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे कैटेगराइजेशन हो गया। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी इंजीनियर्स होते हैं। और अगर देखें दोस्तों, तो सेफ्टी इंजीनियर भी होता है एक साइड पे, जो है सेफ्टी इंजीनियर्स भी होता है। आजकल ट्रैफिक इंजीनियर भी होता है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी जो है एक इंजीनियर होता है। ठीक है। पेवमेंट डिज़ाइन इंजीनियर भी होता है। तो इस तरीके से कई तरीके के नाम हो जाते हैं। जैसे हाईवे में भी, और जैसे सब कैटेगराइजेशन हो गया ना, क्योंकि हाईवे को कोई डिज़ाइन करेगा, कोई हाईवे में जो है वहाँ पे हाईवे पे खड़ा होकर के उसका एग्जीक्यूशन कराएगा। ठीक है। तो वो जो है हाईवे साइट इंजीनियर भी कह सकते हैं उस पोस्ट को। ठीक है। इसी तरीके से ब्रिज इंजीनियर एक डिज़ाइनर भी हो सकता है जो ब्रिज की डिज़ाइन करेगा, और एक वो भी हो सकता है जो ब्रिज की साइड पे जाके खड़ा होगा, तो ब्रिज डिज़ाइन इंजीनियर हो जाएगा वो, और ब्रिज साइट इंजीनियर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कई तरीके के सिविल इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भैया आपको करना क्या है। आप सिविल इंजीनियर तो बन गए। ठीक है। एक और स्ट्रीम होती है, बहुत बड़ी स्ट्रीम है, वो भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, वो क्वांटिटी सर्वेइंग में होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी जो है उनका बड़ा
रोल रहता है, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरीके की वैरायटी के इंजीनियर्स है। फिर कुछ इंजीनियर्स होंगे वो एमबीए भी कर लेंगे तो उनको एक और अलग कैटेगराइजेशन दे देंगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, और वो क्या होता है, अपने बड़े काम को कई सारे इंजीनियर्स में बांट देता है, और वो छोटे छोटे सब अपने अपने हिस्से का काम लेकर के करते हैं, और वो फाइनली जो है एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से अब तक समझ आया होगा कि ये सब जो है सिविल इंजीनियरिंग के कई सारी वेराइटीज हैं। लेकिन अब आपको जो है, आपको ये समझना होगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको कहाँ क्या काम करना है। आप सिविल इंजीनियर बन गए, आपके पास बीटेक है, आपके पास बीटेक का ठप्पा लग गया, बट उससे जो है उसमें आपको एक नॉलेज मिल गई है सिविल इंजीनियरिंग की कि भाई बहुत सारे क्षेत्र हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको जाना कहाँ है, आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको हर चीज़ की प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कि भैया ब्रिज डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्लैरिटी आप कॉलेज में होगे ना तब तक आपको नहीं होगी। आप कहीं जाओगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, थोड़ा 1 साल 2 साल काम करोगे, उसके बाद में एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा कंपनी में इतने तरीके के काम होते हैं, कोई प्रोजेक्ट को इस तरह से हैंडल करते हैं, और प्रोजेक्ट को जब हैंडलिंग होती है तो उसमें जो है इतने तरीके के टास्क आते हैं, इस बंदे को ये काम आने चाहिए, उस बंदे को वो काम आने चाहिए। तब जाके आपको क्लैरिटी होती है कि भैया आपको करना क्या है, और क्यों करना है, और किस क्षेत्र में जाना है। उस अकॉर्डिंग आप उन उन चीज़ों को सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, स्किल्स ऐड ऑन करते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, और आपको उस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर्स की भी नॉलेज होगी, उस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर्स की अच्छी समझ होगी। सॉफ्टवेयर ही नहीं, उसके जितने भी तरीके की, मान लो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो सब ध्यान होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। और अगर आप जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र पकड़ लेते हो और उसी को खोदते चले जाओगे ना, जैसे मेरा क्षेत्र है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मेरे को एक बेस्ट जियो टेक्निकल इंजीनियर बनना है बस, ठीक है। मुझे जियोटेक से मतलब है, ठीक है। अब वो जियोटेक जो है किसी पावर प्लांट के अंडर में आ जाएगा तो वहाँ के जियोटेक थोड़े से अलग हो जाएंगे। मेरा बेसिकली राइट नाउ काम है हाईवे एंड ब्रिजेस का, ठीक है। हाईवे एंड ब्रिजेस में जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लगती है, उसमें जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर का जो रोल है उसको मैं बहुत अच्छे से समझूं, ठीक है। इस तरीके से जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फिर कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। कुछ लोग रिमोट सेंसिंग से डील करने लग जाते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, कुछ लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से भी जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को डील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हर फील्ड बहुत वास्ट है, हर फील्ड में बहुत गहराई है। ये सब आपके कॉलेज के प्रोफेसर न तो आपको बताते हैं, ना आपको एक विजुअलाइजेशन दे पाते हैं कि भैया काम कैसे होता है, साइट पे कैसे काम होता है, ऑफिस में बैठ के काम कैसे होता है। आप आपको क्लैरिटी देने वाले लोग जो है ना, आप यूट्यूब पे और लोगों को भी सर्च करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ही चैनल पे सब चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे मेरी कोशिश यही है कि आप सबके साथ में मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं। लेकिन ये है कि मैं यही कहना चाहता हूं, जो दूसरे लोग हैं हाईवे के क्षेत्र में कोई काम कर रहा होगा, कोई सर्वे के क्षेत्र में काम कर रहा होगा, सीखो उनसे, ठीक है। अलग अलग लोगों का एक आइडिया लो कि भैया काम क्या होता है, कैसे काम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। आप अपनी खुद की एक कंपनी अगर खड़ी करना चाहते हो तो वो कैसे खड़ी होती है, और आप छोटे काम कैसे लेते हो, बड़े काम कैसे किए जाते हैं, मतलब सब कुछ समझो। एमएनसी कंपनीज भी हैं इंडिया में, और आप बाहर कैसे फॉरेन में कैसे जा सकते हो, यूएई में कैसे जा सकते हो, सर्च करो इन सबको। जितना सर्च करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, जितनी गहराई और जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है, तो उस क्षेत्र पे मेहनत करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, और ज़्यादा पैसों की परवाह मत करो कि भैया पैसा पैसा कब आएगा। पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी और आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही महारत हासिल कर लोगे, तो पैसा भी बहुत आएगा, और आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने लाइफ में एक बिल्कुल सही तरीके से एक सही रास्ता चुना है। तो जैसे मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए चीज़ें बताई, वैसा ही सारा खेल जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी
सर्विसेज जो हैं उसकी कंपनियों में भी यही सब इसी तरीके से कैटेगराइजेशन होते हैं बहुत सारे। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है और वो आगे बढ़ता है। इनमें भी आप जब जाओगे इन कंपनियों में तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर जो टाइप की जॉब होती है ना उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, इस पर्टिकुलर जॉब की वैल्यू थोड़ी फिर भी अंडर एस्टिमेट की जाती है। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी विद टाइम। फिर आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से आप मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मेरी उम्मीद है कि दोस्तों आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी आप जब भी सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहोगे, इस क्षेत्र में काम करना चाहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत लर्निंग्स लिए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसको आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। यही कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का उद्देश्य है और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उनको भी पता चले कि भाई सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे काम होते हैं और आपको बनना क्या है, क्यों बनना है। ये सब बातें समझ में आए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आप तक जो है वैल्यूएबल और कंटेंट लाया जा सके। ओके, थैंक यू।